वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 42 हेलोसिनोजन रिलेटेड डिसऑर्डर। हेलोसिनोजन या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स सच एज एलसीडी जो कि पावरफुल चेंजेस ला सकते हैं सेंसरी परसेप्शंस में और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं, जो कि हेलोसिनेशंस और इल्यूजन्स में जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो कि सेंसरी पर हमारी जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। LSD apparently causes such effects by disturbing the release of neurotransmitter. Neurotransmitter का जो release होता है उसको disturb करता है. These drugs cause people to experience profound distortion. Distortion हो जाती है लोगों के अंदर, लोग जो है ना अपने perceptions में reality के जो perception है उसके अंदर distortion face करते हैं, इमेजेस देखते हैं या कुछ ऐसे साउंड्स सुनने लग जाते हैं या कुछ ऐसी सेंसेशन फील करने लग जाते हैं जो कि जो कि रियल नहीं होती, लेकिन वो उसके ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं हेलुसिनेशंस। कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर फॉल होती हैं वो है फेंसेरालाइन यूज डिसऑर्डर, फेंसाइक्लिडाइन यूज डिसऑर्डर। प्लीज़ मेरी जो प्रोनाउंसिएशन से मैं मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। Other hallucinogen use disorder, phencyclidine intoxication, other hallucinogen intoxication, hallucinogen persisting perception disorder, other phencyclidine induced disorder, other hallucinogen induced disorder, unspecified phencyclidine related disorder or unspecified hallucinogen related disorder। फेनसाइक्लिडाइन इंटॉक्सिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। DSM-5 के मुताबिक रीसेंट यूज़ हुआ हो फेनसाइक्लोडाइन का, जो कि फार्माकोलॉजिकली सिमिलर या उसके सिमिलर सब्सटेंस का यूज़ किया गया हो। कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर चेंजेस आए इस बंदे के अंदर, जो कि कुछ वक्त के लिए हो जब या फ़ौरन हो जब वो चीज़ यूज़ करे, फेनसाइक्लोडाइन यूज़ करे। तो एक घंटे के बाद दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स वो पाए जाएँ। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो व्हेन द ड्रग इज़ स्मोक्ड, स्नॉटेड और यूज इंट्रावेंट्रली द ऑनसेट में भी पर्टिकुलरली रैपिड, तो उसका आगाज़ फ़ौरन भी हो सकता है। और अच्छा, अब देखते हैं एक घंटे के अंदर दो या दो से ज़्यादा कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नस्टैग्मस। नस्टैग्मस कहते हैं कि आंखों का जो होता है ना मूवमेंट उसकी होती है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। हाइपरटेंशन और टाइचिकार्डिया, numbness और diminished responsiveness to pain। अटैक्सिया क्या है, जो कि abnormal uncoordinated movements होती हैं, उसको चल नहीं पाता सही से या को movements होती है ना coordinated नहीं होती उसकी। डायस्थर्सिया, मसल रिजिडिटी, सीवियर्स और कोमा। हाइपर एक्यूजेस, हाइपर एक्यूजेस क्या होती है, जो कि कुछ छोटी छोटी साउंड की जो रेंज होती है ना उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाता है। तो ये जो भी सिम्टम्स होते हैं ये किसी मेडिकल कंडीशन से तो नहीं एट्रीब्यूटेबल, उससे तो नहीं होने चले। फिर अदर हाइलोसिनोजन इंटॉक्सिकेशन में हम लोग देख लेते हैं कि रिसेंट यूज़ हुआ होता है हाइलोसिनोजन का या फेनसाइक्लिडीन का। फिर कह रहे हैं प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आते हैं, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो जाती हैं फ़ौरन उसके यूज़ करने के बाद, या जो है ना फ़ौरन उसको यूज़ करने के बाद जो है ना उसको उसके अंदर जो है ना बिहेवियर चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाती हैं, जैसे जो कि जिसमें आ जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, एग्जांपल ऐसी चीज़ें। उसके बाद आ जाती हैं परसेप्चुअल चेंजेस अकरिंग, जो कि रियलिटी से डिस्टॉर्शन आ जाती है, हेलुसिनेशन वगैरह, इल्यूजन उसको नजर आने लग जाती है, डीपर्सनलाइजेशन हो जाती है। तो फ़ौरन ही जब वो ये इसकी इनटेक करता है हेलुसिनेशन का। दो या दो से ज़्यादा जो कि सिम्टम्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, पाए जाएँ फ़ौरन ही या शॉर्टली आफ्टर हेलुसिनेशन यूज़। कौन कौन से पेपिलरी डायलेशन के, जो आँखों का जो होता है ना डायलेट करना, टाइचिकार्डिया, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, ट्रेमर्स, इन कोऑर्डिनेशन। तो जो भी जो सिम्टम्स हैं किसी और मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल ना हो। हेलुसिनोजन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसको हेलुसिनोजन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। जो लोग हेलुसिनोजन, some people who use hallucinogens develop a condition called hallucinogen persisting perception disorder, जिसमें वो इनको फ्लैशबैक्स या आते हैं हेलुसिनोजेंस के या डिल्यूजन्स के, जिससे उनका मूड डिस्टर्ब होता है, that took place while they were intoxicated with the drug। डायग्नोज करने का तरीका क्या है, जब इसको छोड़ने लगें या ख़त्म कर रिड्यूस करने लगें
दे एक्सपीरियंस वही वो परसेप्चुअल सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करते हैं जब वो इंटॉक्सिकेट किए होते हैं, तब वो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, वही हेलुसिनेशन वाले सिम्टम्स उनको फॉल्स परसेप्शन आ रहे होते हैं। जो फिर ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा करता है, इम्पेयरमेंट पैदा करता है सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में। और फिर ये किसी और मेडिकल कंडीशन से तो नहीं एट्रीब्यूटेबल, किसी और मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं मुंसलिक, या हाइपोफॉमिक हेलुसिनेशन से तो नहीं मुंसलिक। इनहेलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर एक और आ रहा है, इसकी डेफिनेशन है ये कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व द अब्यूज़ ऑफ ग्लू पेंट या लाइट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बड़ी हाई फीलिंग उससे आने लग जाती हैं। और साइको एक्टिव इफेक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल वेपर्स, क्योंकि इनके जो वो होते हैं इनहेलेंट्स आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज जो कि साइको एक्टिव इफेक्ट्स पैदा करती है, उससे जो केमिकल वेपर्स जो स्प्रे पेंट आप देख लें उसके अंदर से एक अजीब सी जो है ना स्मेल आती है। तो ये जो है ना ज़्यादातर कॉमनली घर में या वर्क प्लेस में दिखते जाते हैं। 4 कैटेगरीज़ हैं, ये 4 कैटेगरीज़ याद कर लीजिएगा इनहेलेंट्स की। वॉलिएट सॉल्वेंट्स जो कि पेंट थिनर्स और रिमूवर्स में, ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड्स में, गैसोलीन ग्लू में और लाइटर फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। एरोजल जो कि स्प्रेज में दैट कंटेन प्रोपेलेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, इनमें पाया जाता है गैसेज, ब्यूटेन लाइटर्स एंड प्रोपेन टैंक्स, एथर एंड नाइट्रोस ऑक्साइड। नाइट्राइट्स अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इंडिविजुअल यूज एज सेक्सुअल एनहांसर्स। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इन पे शॉर्ट भी आ सकता है। कौन कौन सी कैटेगरीज डिसऑर्डर में आते हैं? इनहेलेंट यूज डिसऑर्डर, इनहेलेंट इंटॉक्सिकेशन, अदर इनहेलेंट इंड्यूस्ड डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड इनहेलेंट रिलेटेड डिसऑर्डर। इनहेलेंट इंटॉक्सिकेशन में का क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं हम लोग। रीसेंट उसने इस चीज़ के जो है ना रीसेंट इंटेंडेड और अनइंटेंडेड शॉर्ट टर्म कहीं से गुजर रहा हो तो अनइंटेंडेड के में उसमें आ जाता है। अनइंटेंडेड किसी कहीं पे स्प्रे पेंट हुआ हो दीवार पे, फॉरन रिसेंटली हुआ तो उसकी खुशबू उसको आ रही हो, इस तरह की चीज़ें। हाई डोज एक्सपोजर टू इनहेलेंट सब्सटेंसेज इंड्यूसिंग वॉलिएट हाइड्रोकार्बन सच एज ट्यूलाइन और गैसोलीन। गैसोलीन की भी हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, ये गैसोलीन की गैसेस की ब्यूटेन लाइटर्स वगैरह, ये है गैसोलीन, ये है वॉयलेंट सॉल्वेंट्स, वही स्प्रे पेंट वगैरह की बात हो रही है ना कि अगर अनइंटेंटेड के तरीके से उसने सूंघ ली हो, कहीं से गुजर रहा हो, वहाँ पे स्प्रे पेंट हो रहा हो, फिर ये प्रॉब्लम्स लाता है उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस में उसके जो कि फिर ये फ़ौरन ही अकर हो जाता है ड्यूरिंग और शॉर्टली एक्सपोजर टू द इनहेलेंट। अगर उनको पेंट हुआ हो तो फ़ौरन ही उसको या कोई गैस की स्मेल से फ़ौरन उसको अंदर दो या दो से ज़्यादा साइंस सिम्टम्स आ जाते हैं। से क्या आते हैं, वो जब भी वो इनहेलेंट को यूज़ करता है या उसको सूंघ लिया या कुछ भी हो जाए तो कौन से सिम्टम्स है, डिजीनेस आ जाती है, नास्टैग्मस आ जाता है, इनकोऑर्डिनेशन और स्लर्ड स्पीच, अनस्टेडी गेट, लेथार्जी क्या होती है कि उसको नींद नहीं आती, इनएक्टिव हो जाता है, डिप्रेस रिफ्लेक्टिव हो जाता है, साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है। ट्रेमर क्या है, इससे कि मूवमेंट किसी भी बॉडी के पार्ट में ना वो मूव करने लग जाता है और वो ये एक्शन जो होता है ना वॉलेंट्री नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता। जनरलाइज मसल वीकनेस, ब्लड विजन और डिप्लोपिया, स्टूपर और कोमा, बेहोश हो जाता है या कोमा में चल जाता है। इफोरिया, इंटेंस एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस, किसी और मेंटल कंडीशन से तो नहीं एट्रीब्यूटेबल, ये भी देखा जाए। ओपियोइड रिलेटेड डिसऑर्डर जो कि ओपियोइड है वो ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ की जाती है, हेरोइन, मॉर्फिन और कोडाइन इनमें आती हैं, जो कि पेन रिलीफ के तौर पे ज़्यादा यूज़ की जाती है। मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोकोडोन जिसमें वाइकोडिन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकोटिन, परकोसीट, मॉर्फिन में है कार्डियाइन, अवेंजा, फिर कोडीन एंड रिलेटेड जो कि ड्रग्स हैं जो कि पेन रिलीविंग ड्रग्स होते हैं। जो कि हाइड्रोकोडाइन प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेनफुल कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं, डेंटल से रिलेटेड होती हैं या इंजरी रिलेटेड पेन के लिए दी जाती हैं। जो कि मॉर्फिन होती हैं वो जब भी सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाएँ तो उस सर्जरी से पहले दर्द के लिए या बाद में दर्द से रिलीफ के लिए उनको दी जाती है पेशेंट्स को। हेरोइन भी एक ऑपियोइड का ही फॉर्म है, पेन किलिंग ड्रग है जो कि मॉर्फिन से बनाई गई है
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ द एशियन पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से निकाली गई है। यूज़र्स इंजेक्ट स्नॉट स्निफ और स्मोक हेरोइन। यूज़र इसको कैसे लेते हैं, स्नॉट सूंघते हैं या स्निफ करते हैं। ये देखिए, ये पॉपी प्लांट का जो है ना, ये उसका प्लांट है, ये मैंने पिक्चर निकाली हुई थी ये। और ये देखें, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखें, ये इसकी एक और मैंने पिक्चर निकाली हुई, बड़ी भी नहीं होगी। यस, ये इसका सीड है, ये ओपियम ये प्लांट है। अच्छा, ये हो गया। और ये ओपियम पॉपी प्लांट की बड़ी सी, ये होता है प्लांट, ठीक है। सीड पॉड ऑफ द एशियन पॉपी प्लांट, इसके सीड पॉड से निकाली जाती है। जब ये इंजेक्ट हो जाती है बॉडी के अंदर किसी भी तरह, या उसको स्निफ कर लेते हैं या किसी भी तरह ले लेते हैं, तो बॉडी क्या करती है, हीरोइन को मॉर्फिन में कन्वर्ट करती है। फिर इसको देन इट बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर्स, फिर इसको ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देती है, जो कि हमारे बॉडी में, ब्रेन में और बॉडी में डिफरेंट एरियाज में लोकेट हुए होते हैं, वहीं पे जाके इसको बाइंड कर देती है, जो कि फिर हमारे पेन, जब हमें पेन हो रहा होता है उसके लिए यूज़ होती है, पेन ठीक करने के लिए। फिर कह रहे हैं क्लिनिशियंस कोडाइन जो है ना, वो माइल्ड पेन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो मेडिकेशंस होती है पेन मैनेजमेंट के लिए के लिए होती हैं, ताकि उनको पेन से रिलीफ मिले, एलिवेट हो जाए वो पेन से। उसके अलावा हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एफोरिया एज वेल एज फिजिकल डिपेंडेंस। लेकिन क्या इनके अंदर एक और मसला होता है कि फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तानी लोग होते हैं वो पैनाडोल पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, कोई भी बीमारी हो। वैसे अच्छी बात है, लेकिन कि कोई उनको कोई और दवाई नहीं लेनी पड़ती, लेकिन पैनाडोल पे ही वो डिपेंड हो चुके हैं, अपनी बॉडी पैनाडोल पे डिपेंड कर देते हैं। जब भी उनको हर वक्त उनको सर दर्द होता है तो या वो चाय पीने लग जाते हैं या पैनाडोल पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये अब उनकी बॉडी पे फिजिकल डिपेंडेंस हो गई उनको उस मेडिकेशन पे। These medications are among the most frequent abused prescription drugs. कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? ओपियोइड यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन, ओपियोइड विथड्रॉवल, अदर ओपियोइड इंड्यूस्ड डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड ओपियोइड रिलेटेड डिसऑर्डर। अच्छा, डायग्नोस करने का तरीका क्या है? प्रॉब्लमेटिक पैटर्न होती है जब भी ओपियोइड लिया जाए तो कि वो क्लिनिकली जो कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा करती है। 2 या 2 से ज़्यादा एटलीस्ट जो है ना 2 सिम्टम्स पाए जाएँ, जो कि 12 मंथ का पीरियड है। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? ओपियोइड को जो कि वो जब उसकी डोजेज हो वो लार्जर अमाउंट हो, जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो जो डोज देना बढ़ाते जाते हैं। एक पैनाडोल ली तो एक के बजाय 4 ले ली। खैर ये ओपियोइड को पैनाडोल पे ना करिएगा, ओपियोइड तो मॉर्फिन वगैरह होती है ना, हीरोइन वगैरह, पेन रिलीविंग जो कि होती हैं। देयर इज़ अ परसिस्टेंट डिज़ायर और अनसक्सेसफुल, और उनको वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। ज़्यादातर जो टाइम होता है वो इसी ओपियोइड के उसमें गुजर जाता है। पहले उसको लेना है, फिर उसको यूज़ करना है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे रिकवर करने में ही टाइम गुजर जाता है उनका। फिर उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, वो कहते हैं अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं तो ठीक ही नहीं हो सकूँगा, मुझे जो है ना मॉर्फिन चाहिए या ये वाली दवाई चाहिए, मुझे मेरे क्लिनिशियन ने प्रिस्क्राइब की थी। अब हालांकि उसका जो टाइम डोजेज भी ख़त्म हो गया, ड्यूरेशन भी, फिर भी वो लेते हैं। ये अब लेते रहते हैं। अगर उसको 5 महीने के लिए कहा हुआ है या 1 हफ्ते के लिए कहा हुआ है, फिर भी वो साल 2 साल लेते रहेंगे। इस तरह का मतलब उनको लत लग चुकी होती है। और वो जो है ना वो इतना वो लेते हैं कि अपने जो मेजर टास्क होते हैं ना दिन में, जो कि स्कूल जाना है या घर का कोई काम करना है या ऑफिस जाना है, तो वो उनको फुलफ़िल करने में नाकाम हो जाते हैं। और ये फिर उनके इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, हत्ता कि ये उस इंटरपर्सनल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम भी लाती ये ऐसी ओपियोइड, लेकिन फिर भी वो उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर जो उनकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होते हैं लाइफ में, और थोड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको वो छोड़ देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, ये बहुत कम कर देते हैं ओपियोइड के यूज़ की वजह से। और ओपियोइड recent opioid use in situation in which it is physically hazardous, और कोई ऐसी सिचुएशन आई होती है जो कि जिसमें ये इसका यूज़ होता है ना बड़ा हैज़र्डियस होता है, लेकिन फिर भी वो उसको लेते हैं।
और फिर ये रिकरेंट फिज़िकल इनको पता होता है कि ये जो अगर इसको हम लोग लेंगे तो हमारा जो फिज़िकल जो है ना बीमारी आ जाएगी, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो लेते हैं इसको। टॉलरेंस के बारे में देख लेंगे तो टॉलरेंस है कि अमाउंट जो होती है ना वो उसकी इंक्रीज़ करते रहते हैं, और वो उसको जो सेम अमाउंट होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए वो एक डोज़ खा रहे हैं, तो वो फिर 6 महीने के बाद वो एक डोज़ खाएंगे तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो फिर अपनी डोजेज़ बढ़ा देते हैं। आगे आ रहा है विड्रॉल। विड्रॉल ही होता है हाँ। और ये नोट किया जाए कि ये जो ये क्राइटेरिया उन पे नहीं कंसिडर किया जाता जिनको खुद मेडिकल सुपरवाइज़र ने खुद सुपरविजन के किसी मेडिकल बंदे ने खुद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो उन पे ये क्राइटेरिया नहीं लागू होता। विड्रॉल में आ जाता है कि वो विड्रॉल सिंड्रोम हो उनके अंदर, तो वो फिर कोई उससे रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंस लें ताकि वो जो भी विड्रॉल सिम्टम्स हो उससे रिलीव कर सकें अपने आप को। और फिर यही वही क्राइटेरिया किसी उस पर नहीं अप्लाई होता जो कि जिसको डॉक्टर ने खुद दिया है। ऑपियोइड इंटॉक्सिकेशन, रीसेंट यूज़ हो ऑपियोइड का, क्लिनिक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो या साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाएँ बंदे के अंदर जब भी जैसे ही वो ये इसका इस्तेमाल करे। पिलपेडी कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो कि प्यूपिल होता है वो नैरो हो जाता है उनका जैसे ही वो ये इसका इस्तेमाल करें। ड्राउजनेस तो उनके अंदर हो जाती है, कोमा आ जाता है, उनकी स्पीच में स्लर्ड स्पीच हो जाती है, इम्पेयरमेंट इन अटेंशन और मेमोरी, या फिर वो किसी और मेडिकल कंडीशन से तो नहीं एट्रीब्यूटेबल। स्पेसिफाई क्या किया जाए विद परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस के दिस स्पेसिफायर में बी नोटेड इन द रेयर इंस्टेंसेस कि ये बड़े कम इंस्टेंसेस में पाया जाता है इन विच हेलुसिनेशंस जिसमें हेलुसिनेशन होते हैं विद इंटैक्ट रियलिटी टेस्टिंग और ऑडिटरी जो कि रियलिटी टेस्टिंग और ऑडिटरी विजुअल और टेक्टाइल इल्यूजन्स अकर इन द एब्सेंस ऑफ डिलीरियम जो कि ये डिलीरियम के एब्सेंस में पाया जाए। ओपियोइड विड्रॉल क्या होती है, डायग्नोज करने का तरीका क्या होता है इसमें कि जो उसको छोड़ना चाहता है रिड्यूस करना चाहता है दैट हैज़ बीन हैवी एंड प्रोलॉन्ग जो कि काफ़ी देर से वो खा रहा होता है लेकिन उसको वो छोड़ना चाहता है। वो जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट जो कि उसके सेम से मतलब कि उसको ख़त्म करने के लिए सब्सटेंस लेता है, उसको ओपियोइड एंटागोनिस्ट कहते हैं, तो वो उसको एडमायर करेगा कि हाँ इसने मेरी मदद की है ओपियोइड को छोड़ने में। तीन से ज़्यादा सिम्टम्स तीन या तीन से ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाए कुछ मिनटों में या कुछ डेज में आफ्टर क्राइटेरिया एक है कि यही सेडेशन का कि उसको छोड़ने का। डिस्मॉर्फिक मूड हो, उसका नोज़िया या वॉमिटिंग हो, मसल्स में दर्द हो, उसको आँखों में से पानी निकले, टीयर्स हो, और वो इंटेंशनल ना हो बल्कि अनइंटेंशनल हो। उसकी जो नाक है उसमें से भी जो कि ना क्लियर नेज़ल डिस्चार्ज हो, पल्परी डायलेशन हो, पायलोरेक्शन और स्वेटिंग, डायरिया, यॉर्निंग, फीवर या इंसोम्निया। फिर ये जो सिम्टम्स हैं क्राइटेरिया बी में द साइंस और सिम्टम्स इन क्राइटेरिया बी जो कि क्राइटेरिया बी में सिम्टम्स हैं ये वाले जो सारे सिम्टम्स हैं जो हमने भी ऊपर पढ़े हैं ये वाले सारे ठीक है। ये कोई फिजिकली डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट सोशल लाइफ में या किसी और एरियाज में ना पैदा करें पैदा कॉज क्लिनिकली सॉरी पैदा करें। हाँ जो फिर ये जो साइंस और सिम्टम्स हैं किसी और मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल ना हो और कोई और मेंटल डिसऑर्डर से नाम उनसे लिखों इंक्लूडिंग इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करें।